क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पूरा का पूरा 20 क्वेश्चंस का पेपर है, वो आप सभी को देना है। पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, ये आपको बताना है। और घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहां से आपको बताना है कि यहां पर कौन सी आकृति आने वाली है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूं, आप आराम से देखिए और कोशिश कीजिए, ठीक है। थोड़ी कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या चीजें हमें देखनी है। देखो यहां पर ऊपर है, यहां पर नीचे है, यहां पर नीचे है, तो यहां पर क्या होगा, ऊपर होगा। यानी कि जो ये डार्क वाला हमारा डिब्बा है, ये क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, सभी में ऊपर वाले सेक्शन में ही है। इस वाले सेक्शन में होना चाहिए, तो इस वाले सेक्शन में इसमें नहीं है, इसमें और इसमें इस वाले सेक्शन में है। यानी कि यहां पर आना चाहिए अपना, क्योंकि इसके बिल्कुल नजदीक है, तो बिल्कुल नजदीक होगा। जैसे कि ये है ना, ऐसे ही यहां पर होना चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखो आपको आकृति वाले जब भी क्वेश्चंस करो ना, बाकी आकृतियों को डिलीट कर दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद आप देखेंगे ये और ये सेम जगह पे लिखा हुआ है, मतलब जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी तरीके से सेम डायरेक्शन में है। तो इसमें इधर वाली डायरेक्शन में है, तो इधर वाली डायरेक्शन में होना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। उसके बाद देखिए क्या है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल सेम है, लाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये देखो ये एकदम स्टिक लिखा हुआ है। एकदम यहां पर देखोगे तो आराम से इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो गया है, इसको घुमाया गया है 90 डिग्री। लेकिन यहां पर सारे के सारे बिल्कुल सिंपल इसी प्रकार से लिखे गए हैं। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको बाकी चीजों को डिलीट करना है, इनको निकालना है, फिर बची हुई आकृति आपका आंसर अपने आप हो जाएगा, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। और ऐसे कभी गलत भी नहीं होगा और जल्दी भी निकलता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जिस तरीके से हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, यानी जिस प्रकार हमारी ABCD होती है A to Z तक, उसी का इस्तेमाल करके हमें बताना है कौन से पहले नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले देखिए इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, FR 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 और FR। इससे तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि दो सभी में ये है, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा। अब अगले अक्षर से हमें देखना है, यहां पर A है, अब A से तो पहले कुछ हो ही नहीं सकता, तो पहले नंबर पे तो यही आ जाएगा। अब यहां पर देखिए I लिखा हुआ है, यहां पर आपका O है, यहां पर U है और यहां पर U है। तो पहले क्या आएगा, I O U में से पहले कौन सा आएगा, I आएगा। तो I वाला आएगा, तो यानी 4 होना चाहिए, तो 4 हमने लिख दिया। उसके बाद O पहले आएगा या U, तो O पहले आएगा, फिर 5 होना चाहिए। तो 1 4 5 किसमें है, 1 4 5 इसमें लिखा हुआ है। अब आपको आगे और देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद U वाला बच गया, दोनों U वाले हैं, ये I है, ये G है। तो G पहले आता है या I, तो G पहले आता है, यानी तीसरा पहले आएगा, तो तीसरा और फिर उसके बाद दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। जिनको नहीं समझ में आया, हमें अल्फाबेट के अनुसार चलना है कि ABCD में कौन सा अक्षर हमें पहले आ रहा है। ठीक है जी, वैसे अपने को करना होता है, और ये तो सभी ने कर लिया होगा, सभी को आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का है, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करने की कोशिश कीजिए कि T गुना U का अर्थ है T U की मां है। तो इसका मतलब पहले वाला दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, मां हो जाएगा। और ऐसे हमें इन सभी का इस्तेमाल करना है और इसको हमें सोल्व करना है और सोल्व करके बताना है D का A से क्या संबंध है। चलो अभी सोल्व करते हैं। तो A गुना B, तो A गुना B का मतलब है, गुना देखो यहां पर है, तो इसका मतलब T U की मां है, तो मतलब पहले वाला दूसरे वाले की मां है। तो पहले वाला दूसरे वाले की मां है, तो A माताजी हो जाएंगी, माताजी किसकी हो जाएंगी, B की। तो माताजी है तो गोले में डाल दिया, क्योंकि अगर फीमेल होगी गोले में लिखेंगे, मेल होगा डिब्बे में लिखेंगे।
और ऊपर वाली जनरेशन में है तो ऊपर हमने लिख दिया है। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस का B प्लस C है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है TU की बहन है, तो पहले वाली दूसरे वाले की बहन है, तो इसका मतलब B बहन हो जाएगी किसकी, C की। बहन है तो गोले में हमने डाल दिया, और किसकी बहन है, C की, और बहन है तो क्या हो जाएगा, बराबरी का और मीठी नोक-झोंक का रिश्ता हमने लिख दिया। पति पत्नी के रिश्ते को बराबरी से लिखेंगे, भाई बहन के रिश्ते को बराबरी और मीठी नोक-झोंक से हम लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए। उसके बाद देखिए क्या है, C भाग D है। भाग का मतलब है TU की बेटी है, तो इसका मतलब TU की बेटी है तो पहले वाला दूसरे वाले, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो पहले वाला मतलब C, तो C क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, दूसरे वाले की यानी D की, तो C किसकी बेटी हो जाएगी, D की। अब एक बात को समझो, एक बात को समझो, ये दोनों क्या है, बहनें हो गई, ये इसकी माताजी है तो ये क्या हो जाएंगे, इसके पिताजी हो जाएंगे। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा D का A से क्या संबंध है, तो D और A का क्या संबंध है, ये पिताजी हैं ये माताजी हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। और D का पूछा है तो D पुरुष है तो क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अगर A का पूछा होता तो A महिला होगी तो क्या हो जाएगी, आपकी पत्नी हो जाएगी। क्या बात सभी को समझ में आ गई। जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है बस उसी का इस्तेमाल करना है। जैसे गुना के स्थान पर TU की मां यानी कि पहले वाला दूसरे वाले की मां है, तो A क्या हो जाएगी, B की मां हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे हमें इस्तेमाल करना है जो आगे दिया हुआ है उसी प्रकार से। तो ये ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन सब आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। आपको बताना है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, गणितीय संक्रियाओं वाला है। ये जो समीकरण दिया गया है इसमें चेंज करके कौन सा ठीक बैठेगा ये अपने को बताना है। चलो सबसे पहले 4 के स्थान पर 8 और 8 के स्थान पर 4 करके देखते हैं। तो यहां पर 4 हो गया, गुना में क्या हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है जी, और माइनस का 18 है, भाग का आपका 2 रहेगा, प्लस का 16 रहेगा और 63 आना चाहिए, यानी इनको सोल्व करने पे। तो सबसे पहले भाग सोल्व होगा तो कितना आ गया आपका यहां पर 9, फिर भाग के बाद गुना सोल्व होगा तो यहां पर 32 माइनस 9 प्लस में 16, क्या 63 आ रहा है। इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया 48 में 9 माइनस करोगे 63 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें हमें चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है जी, इसमें हमें ऑप्शंस में रख के चेक ही करना पड़ेगा। अब यहां पर दूसरे ऑप्शन में रखते हैं कि 16 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 16, तो 8 की जगह पे 16 रखेंगे, गुना में 4 हो गया, माइनस में 18 है तो 18 है, भाग का 2 है, ठीक है जी, और प्लस का 16 की जगह पे 8 लिखेंगे, क्या 63 आता है, देखते हैं। सोल्व कीजिए, सबसे पहले भाग होगा तो 18 को 2 से दिया तो 9, फिर गुना होगा 16 चौके 64, माइनस का है और प्लस का 8 है, 64 और 8 कितना हो गया, 64 और 8 हो जाएगा 72, 64 और 8 72, 72 में से 9 गया तो कितना आया 63, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं आ रहा होता, हमारा 63 नहीं बन रहा होता, फिर इस ऑप्शन को चेक करता है, फिर इसको चेक करते, जिसमें भी निकल जाए, पहले में निकल जाए तो अच्छी बात है, आपका लक है। जो भी आप ऑप्शन उठाओगे वो अगर निकल जाता है तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका समय बच जाएगा। अगर नहीं निकलता तो आपको और मेहनत आपको आगे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसका मतलब है कि 16 की जगह पे 8 की लिखा और 8 की जगह पे 16 लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला आपको बतानी है, सीरीज वाला चैप्टर आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखा हुआ है 344, 344 से आगे लिखा हुआ है 348, यानी कि क्या किया गया है, +4 किया गया है। उसके बाद 348 के बाद कितना लिखा हुआ है, 357 लिखा हुआ है, इसका मतलब +9 हुआ है। 357 से आगे हमसे पूछा है क्या होगा, +4 +9 आते ही आपके दिमाग में आ गया कि यहां पर 2 का स्क्वायर जोड़ा गया, यहां पर 3 का स्क्वायर जोड़ा गया, तो अब हम क्या जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, जो कितना होता है 16 होता है। तो 357 में हमें 16 जोड़ना है।
पहले 10 जोड़ लो तो कितना हो गया 367, और 367 में 6 और जोड़ोगे तो 373 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 373। आगे चेक कर सकते हो। अब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 373 में 25 अगर आप जोड़ोगे तो 398 हो जाएगा। तो देखो 398 ही लिखा हुआ है। आगे अब करके देख लेना। अब 6 का स्क्वायर यानी 36 जोड़ना है, तो 398 में 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 434 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी सीरीज चल रही है। जो सीरीज वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था, बस उसी का इस्तेमाल हमें करना है और आराम से क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होगे, और जिनको नहीं आते हैं भाई वो अब यहां पर सीख रहा होगा और आगे करेगा तो आराम से कर लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये भी आपका सीरीज का है, लेकिन ये अल्फाबेट सीरीज का है। ये आपको बताना है यहां पर क्या आने वाला है। जैसे कि H J L N P, आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। H के बाद I छोड़ के J लिखा हुआ है, मतलब +2 करके लिखा गया है। J के बाद K छोड़ के L लिखा गया है, मतलब +2 करके लिखा गया है। L के बाद M छोड़ के N लिखा गया है, मतलब +2 करके। फिर इसमें भी क्या हो गया, O छोड़ के P लिखा गया +2। तो अब आपको फिर से +2 करना है। तो P के बाद Q छोड़ के हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो R हमारा आंसर हो जाएगा। +2 करके लिखा जा रहा है, तो आराम से आपको आंसर कर देना है। ठीक है जी, समझ में आ गया। बस देखना होता है एक बार। अगर टॉपिक आपने समझ रखा है, सीरीज का मतलब क्या है, या तो कोई आगे बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, बस ये दो ही तो चीजें होती हैं। अगर भाग भी होगा तो घटेगा, अगर गुना होगा तो बढ़ेगा। दो ही चीजें होती है, या तो घटता है या बढ़ता है। तो वही हमें देखना होता है। बाकी चीजें मैं क्लास में आपको समझा ही चुका हूं। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। जो पढ़ते हैं ना डेली वो तो कर लेंगे, उनके लिए तो बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, MBTSA का कोड यहां पर दिया गया है, TDAN का कोड यहां पर दिया गया है, और YZBN का कोड यहां पर दिया गया है। तो हमसे पूछा है उसी कूट भाषा में M को क्या कहा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो सोचो, पहले खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो, क्योंकि आप सभी ने सीख रखा है, तो आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो कोडिंग डिकोडिंग मतलब इसका कोड ये दिया गया है, इसका कोड ये, इसका कोड ये। तो यहां पर देखो हमें किसका बताना है, M का। ये इस M का बताना है, M का। क्या M इसमें है, नहीं है। क्या M इसमें है, नहीं है। तो इसका मतलब उस M का जो कोड होगा ना, जो ना इसमें होगा ना इसमें होगा। और 4 ही ऑप्शन है। अरे बहुत जल्दी निकलेगा, इस तरीके से निकालने की कोशिश करो। 4 ही ऑप्शन है, ना इसमें होना चाहिए ना इसमें। तो 5 देखो इसमें है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 0 इसमें लिखा हुआ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 6 ना इसमें है ना इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। 2 है देखो इसमें लिखा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, डायरेक्ट आपका 6 आंसर हो गया। बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी, थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से कर लोगे। दिमाग नहीं लगाओगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर डाल लोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो सीरीज वाला ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस नहीं है तो अभी लगा देते हैं। इसके ऑप्शंस कहां गए, चलो आप ऑप्शन देख के कोशिश कीजिए, कीजिए भाई आंसर। अब चलो कीजिए। इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका बताया हुआ कि जहां पर भीड़ है, जहां पर ज्यादा इकट्ठा है, उसको आपको देखना है। तो यहां पर सबसे ज्यादा इकट्ठा है, इसको देखोगे तो यहां पर देखो क्या है, 3 बार D, 3 बार E, 3 बार F, 3 बार D, फिर इस प्रकार से लिखा गया है। मतलब जो है वो 3 बार लिखा गया है। तो स्टार्टिंग से करते हैं, 3 बार D, 3 बार E, तो 3 बार F होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका F आ जाएगा। तो सबसे पहले F आ गया। फिर 3 बार D, 3 बार E, फिर क्या आएगा, F आएगा दोबारा से, क्योंकि आपको क्या करना है, 3 बार F लिखना है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका F आ जाएगा।
फिर 3 बार डी है, 3 बार ई है, 3 बार एफ है, 3 बार डी, फिर 3 बार ई आएगा। तो यहां पर देखो ई आएगा तो ई हमने लिख लिया, और उसके बाद दोबारा से एफ आएगा। आप देख लो ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2F फिर ई और एफ। ठीक है, लग रहा था बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इस सीरीज वाले क्वेश्चंस को बस करना आपके लिए बहुत आसान होता है, और ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद लिखा है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी मेहनत कीजिए भाई, रीजनिंग ऐसा है जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो तो। ज्यादा मेहनत नहीं करनी रीजनिंग में, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका मैक्सिमम नंबर निकल के आ जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रीजनिंग में, इस बात को नोट कर लेना। और रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट से आप आगे तभी निकलोगे जब रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर करोगे, मैथ में अच्छा स्कोर करोगे, जीके में तो करना ही है ना जी। चलो बताओ, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला पर आएगी, यानी यहां पर कौन सी आकृति आएगी ये अपने को बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले देखो यहां पर 2 था, फिर ये 3 में बदल गया, फिर ये 4 में बदल गया। तो अब आप सभी को पता है कितना आएगा। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए भाई, कितना आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। भाई पहले 2 3 4 5 सभी को पता है 5 किस में है, इसी में है, तो यही आपका आंसर हो गया। और किसी में तो नहीं दिया हुआ है ना, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस आपको लगे ज्यादा हार्ड है वो उतने ही ज्यादा आसान होते हैं, ये रीजनिंग का एक तरीका होता है। ठीक है जी, हार्ड क्वेश्चंस उतने आसान। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, इसका संबंध इससे है, वही संबंध इसका किससे होगा, यह हमें बताना है। तो यहां पर आप सोचो क्या लिखा हुआ है, ओ का यहां पर क्यों लिखा गया है, पी छोड़ के क्यों लिखा गया है, या बोल सकते हो +2 करके लिखा गया है। वाई का चेक कर लो, +2 करके है। जे का चेक कर लो, +2 करके है, तो यानी सभी में +2 हो रहा है। तो डी में भी +2 कर दो। तो डी में +2 करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, फिर जी में करोगे तो आई आ जाएगा, ए का करोगे तो आपका एम आ जाएगा, और एक्स का करोगे तो आपका जेड आ जाएगा। तो देख लो ये किसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। दूसरों को दोष खोजने वाला व्यक्ति, यानी कि दूसरों के अंदर दोष खोजने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। सोचिए कि जो व्यक्ति जो दूसरों में दोष खोजता है, दोष का मतलब होता है दूसरे व्यक्तियों में कमी को खोजना। अब पहला देखिए अनुचर। अनुचर का अर्थ क्या होता है, अनुचर का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। ठीक है जी, किसी को फॉलो करना, यानी कि उसने जो भी बोला, जैसे भी वो बता रहा है, उसको फॉलो करने वाले को अनुचर कहा जाता है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये दूसरों में दोष नहीं निकाल रहा, ये किसी का फॉलो कर रहा है। त्रासदी। त्रासदी का मतलब होता है कोई ट्रेजेडी, यानी कि कोई दुर्घटना हो जाती है या बुरी घटना हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, त्रासदी बोला जाता है। तो ये भी नहीं होगा। और ये जो बता रहा हूं ना, ये आपको याद करते हुए चलना है। अनुचर हो सकता है कि इस बार आपसे अनुचर पूछ ले, हो सकता है इस बार आपसे त्रासदी पूछ दे, तो जो बताते हुए चल रहा हूं उनको याद करते हुए भी चलना। उसके बाद हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी के बीच में अड़चन डालना, या बोल सकते हो कि कोई काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब करना, उसको कहा जाता है हस्तक्षेप। तो ये भी नहीं होगा। तो जब 3 नहीं होंगे तो चौथा अपने आप ही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। छिद्रान्वेषी, इसका मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर कमी को निकालना या उसके अंदर के दोष को निकालना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ईमानदारी से हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा इस
पेपर में आपका क्या स्कोर रहा है। पहले इस पूरे पेपर को आपको देखना है, ठीक है जी, समझाते हुए चलूंगा, जो आप एग्जाम्स में आ सकता है वो बताते हुए चलूंगा, और आप आंसर करते हुए चलना, और लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके बताना आपका क्या स्कोर रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा है कि दिए गए वाक्य में रेखा अंकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत का जो शब्द है उसको वैसे ही हमें बताना है कि जैसे उसका अर्थ है वही हमें बताना है। बताओ, वर वधु मंडप में बैठे हैं, तो यहां पर देखो रेखांकित किसको किया गया है, वधु को। किसको किया गया है भाई, वधु को क्या किया गया है, यहां पर रेखा अंकित किया गया है। अब वधु का मतलब क्या होता है, अगर वधु का नहीं पता आपको, वर वधु बोला जा रहा है, जैसे ही आप सभी की जॉब लग जाएगी, आपकी शादी होगी, फिर बोला जाएगा कि वर वधु को बुलाइए, ठीक है जी। तो वधु का मतलब होता है दुल्हन, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वधु का मतलब होता है दुल्हन। लेकिन अगर वर के बारे में पूछा होता तो वर का अर्थ हो जाता दुल्हा। जो दुल्हा होता है उसको क्या कहा जाता है, वर। तो वर दुल्हा, वधु क्या हो जाएगी, यहां पर दुल्हन हो जाएगी। तो हमसे वधु का पूछा था तो दुल्हन हम कर देंगे, ठीक है जी। चलो, हाँ, जल्दबाजी में गलती करके बेटी मत कर देना, ठीक है जी। यहां पर वधु दुल्हन है, बेटी ही बनती है दुल्हन, लेकिन दुल्हन है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहां पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका बताना है, विभिन्न का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पूरा पढ़िए कि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, ठीक है जी। विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न सोच के लोग हैं, ठीक है जी। तो आपको बताना है विभिन्न का मतलब क्या होता है। विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रकार की। कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, कुछ सही सोचते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, कुछ ईमानदार हैं, कुछ बेईमान हैं, इस प्रकार से होता है। विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो अलग अलग का क्या हो जाएगा यहां पर, भिन्न भिन्न, ठीक है जी। आपको यहां पर अलग अलग लिख के दे दे, ठीक है, यहां पर भिन्न भिन्न लिख के दे दे, लेकिन विभिन्न का मतलब समझो। मैंने क्या बोला है कि रटना नहीं है, आपको क्या समझना है भाई, अर्थ को समझना है कि अर्थ क्या है, ठीक है। अर्थ समझ के फिर आप ऑप्शन देख के आप आराम से आंसर कर लोगे। तो विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सोच के, तो क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। अड़चन का मतलब होता है बाधा आ जाना, ठीक है जी। कोई काम कर रहे हो, उसके बीच में कोई बाधा आ गई, उसको अड़चन बोल दिया जाता है। अड़चन बाधा सभी का मतलब एक ही। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठकों में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। देखो, तद्भव पहले भी आ चुका है, फिर से आया है, तो तत्सम से, तद्भव से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पक्का आएंगे, तो आपको इनको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है जी। इनकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आपको प्रैक्टिस करनी है, और जल्दी ही स्पेशली तद्भव और तत्सम की एक क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलो, हम खाना खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है अम्लिका है, ठीक है जी। अब आपको बताना अम्लिका का अर्थ, अगर आपको पता है तो कर लोगे, और वैसे आप इनका देख सकते हो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो अम्लिका क्या है, इमली का। किसका भाई, इमली का, ठीक है जी। अम्लिका का क्या हो जाएगा, इमली हो जाएगा। ये संस्कृत रूप होता है, ठीक है। तो अम्लिका क्या हो जाएगा, इमली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द का विकल्प आपको चयन करना है। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, यहां पर क्या होगा ये अपने को बताना है। ईमानदारी से देखो इस क्वेश्चन को। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके एग्जाम में जो हिंदी आती है ना, वो हिंदी पूछता है जो हम सभी आम बोलचाल में यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करते हैं, या हमने बचपन से पढ़ा है, उसी का होगा। बताओ, बताइए। तो आप एक बार बोल के देखो, आपको पता चल जाएगा, बोल के ही देखो। कई दिनों के बाद आज धूप आई है, तो हमने क्या बोला, कई दिनों के बाद। अभी देखो मौसम कितना ठंडा हो रहा है ना, कहीं पे धूप निकल रही है, नहीं निकल रही, 2-3 दिन से धूप नहीं आ रही, तो आप सभी क्या बोलोगे कि आज कई दिनों के बाद धूप निकली है। तो कई दिनों के बाद होगा,
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई दिनों के बाद आज धूप आई है। तो ये क्या होगा, के पीछे नहीं, कई दिनों के बाद हमें बताना था, इसकी जगह पे क्या यूज होगा, तो हमें इसको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। सारे के सारे मुहावरे मैं याद करवा चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से आपको याद करने हैं। और आज आपको टेलीग्राम पर है ना, आज रात को मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पर, ठीक है जी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं आप सभी के लिए मुहावरों की एक पूरी लिस्ट डाल दूंगा जो आप याद कर लेना। आपकी मुहावरों की क्लास हो चुकी है और आपकी विलोम शब्द की क्लास हो चुकी है, तो मुहावरे और विलोम शब्द दोनों की पीडीएफ है प्रैक्टिस करने के लिए, आज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी ताकि और क्वेश्चंस आप याद कर पाओ। ठीक है जी, चलो अब किसका बताना है, कौन से मुहावरे का, पापड़ बेलना। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, बहुत अच्छा मुहावरा है पापड़ बेलना। अर्थ को समझो, आपने बहुत बार सुना होगा कि यार सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं, सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। सुना होगा ना, सुनते हो ना, ये बात सुनते हुए आ रहे हो। तो पापड़ बेलने का मतलब होता है कि आपको बार बार प्रयास करना होगा, बार बार मेहनत करनी होगी। तो क्या हो जाएगा, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफलता प्राप्ति मतलब आपके लिए क्या है, सफलता, गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको बार बार प्रयास करना होगा। तो सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास को करना, जितना आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उसमें आपको लोकोक्ति बतानी है। किसका अर्थ बताना है, सहज पके सो मीठा होय। अब कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, समझ में आ जाएगा। थोड़े अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मैंने क्लास करवाई थी तब भी आपको यही बोला था कि अर्थ समझने की कोशिश करो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। सहज पके, सहज का मतलब क्या होता है, आराम से। सहज का मतलब होता है आराम से या धीरे धीरे आप बोल सकते हो। सहज पके मतलब धीरे धीरे पके, सो मीठा होए तो वो बहुत अच्छा होता है। मीठे का मतलब क्या होता है, अच्छा होना। जैसे कि आम लगा हुआ है, कैरी लगती है ना, फिर वो धीरे धीरे पकती है और बहुत मीठा लगता है। आप सभी मेहनत कर रहे हो, आप सभी की जिस दिन जॉब लगेगी ना, उस बहुत मीठा हो जाएगा, और उस दिन काजू कतली मेरे पास भेज देना। ठीक है जी, तो सहज पके सो मीठा होए का मतलब क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है, यानी कि लगातार करते रहो। तभी तो मैं बोलता हूं कि भाई हर दिन आप 8 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, हर दिन आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, किसी दिन 2 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन 10 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन 6 घंटे पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना कंटिन्यू है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। और ये देखो परिणाम है, ये भी आपसे एग्जाम्स में बहुत बार आता है, कभी वर्तनी में पूछ लेता है, कभी और प्रकार से पूछ लेता है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, है ना। परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। ये परिणाम है, एक परिमाण होता है, ठीक है, प्रमाण होता है, तो ये याद रख लेना। तो परिणाम है, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपको जो नीचे दिया गया है इसमें आपको बताना है त्रुटि कहां पर है। अगर त्रुटि है तो बता दीजिए, नहीं है तो वो भी बता दीजिए कि भाई त्रुटि नहीं है। जो भी इससे भिड़ेगा, जो भी इससे भिड़ेगा, किसी व्यक्ति की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। जैसे ही आपने यहां पर जो ही पढ़ा ना, आपको लगा कि गलत है भाई, ये जो ही गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कुछ आएगा। तो ये जो ही गलत लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जो भी इससे हरा देगा। ठीक है, जो भी नहीं, ये जो भी वाला तो ये है, जो ही वाला इसमें होगा। अब बताओ, इसे हरा देगा, इसमें मिस्टेक आपको दिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, कहां आएगा जो ही की जगह पे, वहीं इसको हरा देगा। क्या होगा कि जो भी इससे भिड़ेगा, ध्यान से कोशिश कीजिए कि जो भी इससे भिड़ेगा वहीं इसको हरा देगा। क्या हो जाएगा, भिड़ेगा वहीं इसको हरा देगा।
तो जो ही नहीं होगा इसकी जगह पे क्या होगा, वही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो ही होता तो भी ठीक हो सकता था, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। ठीक है जी, तो जो भी इससे भिड़ेगा वही इसे हरा देगा, या वो ही इसे हरा देगा। ठीक है, तो गलती कहां पर है, इसमें है, तो ये इसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। आपको यहां पर पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो पर्यायवाची याद कर लीजिए भाई। और किसका बताना है, ठीक का पर्यायवाची बताना है। अब ठीक तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, ठीक का पर्यायवाची बताइए। यही ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। तो देखो इति, क्या इति का मतलब ठीक होता है, बताओ क्या इति का मतलब ठीक होता है? इति का मतलब होता है इस प्रकार से। ठीक है जी, इति का मतलब हो जाएगा इस प्रकार से, किसी भी चीज को लेकर हो जाएगा। नरप, क्या नरप का मतलब ठीक होता है? जो यहां पर नरप लिखा हुआ है इसका क्या ठीक से संबंध है? नहीं, नरप का मतलब होता है कोई भी राजा मंत्री, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं ना, उनको नरप कहा जाता है। तो नरप का मतलब क्या होता है, राजा होता है। तो क्या ठीक नहीं है? पवित्र आप सभी को पता ही है, पवित्र का मतलब क्या होता है, कोई चीज स्वच्छ है, पवित्र है, ठीक है, प्योर है, उसको बोला जाता है। तो उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब हो जाएगा ठीक। तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, लेकिन आपको अर्थ पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो याद कर लेना, नरप का मतलब होता है राजा। कोई राजा महाराजा की यहां पर बात हो रही है, कोई बड़े व्यक्ति की बात हो रही है, उसको नरप कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका, कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। तो आपको अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। यानी कि 4 जो ऑप्शंस हैं इनमें से 3 तो ठीक लिखे हुए हैं, एक गलत लिखा हुआ है, वो आपको बताना है कौन सा गलत है। मां से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, तो बिल्कुल ठीक है, मां भी ठीक लिखा हुआ है, प्यारा भी ठीक लिखा हुआ है, शब्द भी ठीक लिखा हुआ है, भला क्या और क्या ही है, ये सारे के सारे ठीक लिखे हुए हैं, तो ये तो ठीक है। हमें गलत वाला बताना है, तो ये तो ठीक हो गया। दादाजी के पैरों में दर्द है, तो दर्द ठीक है, में भी ठीक है, पैरों ये भी ठीक है, और दादाजी तो ठीक ही है, तो ये भी हो जाएगा कि दादाजी के पैरों में दर्द है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। उसे तो स्वदेश ही प्यारा है, तो उसे तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन स्वदेश यहां पर गलत लिखा हुआ है। स्वदेश कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से आपका स्वदेश लिखा जाता है। ठीक है जी, स्वदेश एक मूवी भी है, बहुत अच्छी मूवी है, तो क्या हो जाएगा स्वदेश, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत है। तो जो गलत है हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट में गैस हो गई है, ये भी ठीक है। ठीक है, पेट में गैस हो गई है। और इस में और मैं के बारे में आप सभी को पता ही होगा, में का मतलब होता है किसी बीच में, ठीक है जी, मध्य की बात हो रही है, और मैं का मतलब होता है खुद की या स्वयं की बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, इसमें आपको बताना है त्रुटि, कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का मतलब होता है गलती होना, त्रुटि का मतलब गलती कहां पर है, पढ़िए पहले तो। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अब आप सभी को लग रहा होगा सच ये तो बिल्कुल ठीक है कि व्यक्ति को अपने समय का सही सदुपयोग करना चाहिए, सारी की सारी वर्तनी भी यहां पर ठीक लिखी हुई है। इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताइए।